So, dear student, in today's class, beta, we are going to start our chapter number 4, that is Sir Syed Ahmad Khan, an effort of Sir Syed Ahmad Khan for the betterment of Muslims of India. ठीक है। अब हम इस लेक्चर में सर सैयद अहमद खान की अर्ली लाइफ को देखेंगे कि सर सैयद अहमद खान बेसिकली हैं कौन और इनको इतनी इंपॉर्टेंस ब्रिटिश ने दी क्यों है। उनका नाम सैयद अहमद खान है तो उनके नाम के आगे सर का टाइटल क्यों लगता है? क्या वो कोई टीचर है जो उनको हम सर कहते? नहीं, ये वो वाला सर वाला टीचर नहीं होता। ये एक अवार्ड कह लें या नाइटहुड अवार्ड कह लें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट देती है क्वीन की तरफ से या रॉयल फैमिली की तरफ से। एक टाइटल मिलता है, ऑनरी टाइटल, ठीक है, बिकॉज ऑफ वर्क एंड अचीवमेंट। ये उस तरह का टाइटल है सर जो इनको मिला था। लेकिन क्यों मिला था सर? इन्होंने ऐसा क्या किया था ब्रिटिश के लिए कि जो ब्रिटिश इनसे इतना ज्यादा खुश थे? ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस, हमें सबसे पहले तो बेटा टारगेट करना होता है कि इस चैप्टर में आने वाले कितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्या टारगेट करना होता है? इस चैप्टर में आने वाले कितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं। तो बेटा इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर में ओनली 114 मार्क वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, ओनली 114 मार्क क्वेश्चन। अब वो 114 मार्क क्वेश्चन कैसा होता है बेटा? वो एफर्ट्स के ऊपर होता है, लाइक दिस: पॉलिटिकल एफर्ट्स ऑफ सर सैयद अहमद Khan were more important than his other efforts for the betterment of Muslims of India. ठीक है, how far you agree, explain। ठीक है, ये हो गया डन। ये एक तरह का क्वेश्चन है बेटा, इसको मल्टीपल तरीकों से ट्विस्ट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है बेटे? इसको मल्टीपल तरीकों से ट्विस्ट किया जा सकता है। अब देखो, ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे आपको रिस्ट्रिक्ट कर दें बेटा। आपको ऐसे पूछ लें, टू व्हाट एक्सटेंट पॉलिटिकल एफर्ट्स ऑफ सर सैयद वर मोर इम्पोर्टेंट देन हिज सोशल एफर्ट्स। ठीक है, एक्सप्लेन योर आंसर, एक्सप्लेन योर आंसर बेटा। ठीक है, अब देखो इसमें करना क्या है, नोट लिखो। नोट में लिखो, योर एवरी एक्सप्लेनेशन मस्ट बी लिंक्ड विथ बेटरमेंट ऑफ मुस्लिम्स। ठीक है, इसके साथ आपकी हर एक एक्सप्लेनेशन बेटा प्रॉपरली लिंक्ड होनी चाहिए। ठीक है, जब आप अपनी एक्सप्लेनेशन को बना रहे हो तो उसको प्रॉपरली आप कनेक्ट करोगे कि जो सर सैयद अहमद खान ने काम किए हैं वो कैसे कनेक्ट करते हैं बेटरमेंट ऑफ द मुस्लिम्स के साथ। अगर ये चीज आपके आंसर में नहीं है बेटा तो फिर आपका आंसर कंप्लीट आंसर नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? इफ दीज थिंग्स आर नॉट प्रेजेंट इन योर आंसर, प्रॉपरली लिंक नहीं है, तो आपकी एक्सप्लेनेशन का भी कोई ऐसा फायदा होता नहीं है और वो काउंट नहीं होती, कंसिडर नहीं होती है। तो आपने इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपका आंसर वेल कनेक्टेड हो। ठीक है, अब इसमें आप करोगे क्या? अब इसमें आप अपनी मार्किंग स्कीम कैसे देखते हो बेटा? तो हम इसकी मार्किंग स्कीम भी बना लेते हैं और आपको सॉल्व करके तो खैर ऑलरेडी भेजा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर देख लेते हैं भाई कि हम किस तरीके से अपनी एक्सप्लेनेशंस को बनाएंगे। एक्सप्लेनेशन 1 पैरा 1, एक्सप्लेनेशन 2 पैरा 2। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 3 पैरा 3 और एक्सप्लेनेशन 4 पैरा 4। ठीक है, एक्सप्लेन और इसके बाद आएगा हमारा कंक्लूजन जिसको हम एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन 1 में आप पॉलिटिकल एफर्ट की बात कर दोगे पहले, डेफिनेटली, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में गया हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पर सोशल एफर्ट्स की बात कर दें, यहाँ पर आप एजुकेशनल एफर्ट्स की बात कर दें और यहाँ पर आप उनकी रिलीजियस एफर्ट्स की बात कर दें। ठीक है, तो इस तरह से आप उनकी एफर्ट्स को बताएंगे और लास्ट में अपना कंक्लूजन दे देंगे। दैट्स हाउ योर आंसर विल बी कंप्लीटेड एंड दैट इज मोर देन इनफ। इट्स नॉट इनफ, इट्स मोर देन इनफ। 14 मार्क के क्वेश्चन में कुछ बच्चों को ये बात बार बार बोली जा रही होती है कि आपने एटलीस्ट 7 एक्सप्लेनेशन देनी है, लेकिन क्यों?
किस सेंस में 7 एक्सप्लेनेशन देनी है, अगर आप ये चीज मुझे प्रूफ करके बता दो कैम्ब्रिज की मार्किंग स्कीम से कि कैम्ब्रिज ने कहीं लिखा हुआ है कि 14 मार्क्स में 7 एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए या 8 एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। भाई सिंपल, कैम्ब्रिज 14 मार्क्स से रिलेटेड क्या बोलता है, अब आप एक बात को समझो ना। कैम्ब्रिज कहता है किसी बच्चे ने क्वेश्चन में दिए हुए कंसर्न को एक्सप्लेन किया, ठीक है, कंप्लीटली प्रॉपर तरीके से किसी भी बच्चे ने क्वेश्चन में दिए हुए स्टेटमेंट को, फैक्टर को अगर एक्सप्लेन किया है अच्छे तरीके से, उसको वेल कनेक्ट किया है, तो उस बच्चे का आंसर लेवल 3 में लाई करता है, जिसको हम 5 से लेके 7 तक मार्क्स रिवॉर्ड करते हैं। ठीक है, डन हो गया। लेकिन आपको सर ने बताया कि भाई जो चीज कैम्ब्रिज ने आपको दी हुई है आपने वो तो एक्सप्लेन करनी ही करनी है, लेकिन साथ में साथ अदर फैक्टर्स को भी एक्सप्लेन करना है जो कि आपके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं। चलो, अब इसके बारे में कैम्ब्रिज क्या कहता है। कैम्ब्रिज कहता है बेटा कि बच्चा जब लेवल 4 में आता है तो हम उसको 8 टू, अब सुनो मेरी बात, 8 to 12 मार्क्स उसको आराम से देते हैं। अब सर लेवल 4 होता क्या है। लेवल 4 का मतलब है बेटा किसी बच्चे ने एग्जामिनर्स फैक्टर को एक्सप्लेन किया, ठीक है, प्लस उसने अदर फैक्टर्स को भी एक्सप्लेन किया जो अदर देन द एग्जामिनर फैक्टर है। तो उसका आंसर हम लेवल 4 में काउंट करते हैं जो कि 8 to 12 मार्क्स रखता है। ठीक है, मतलब यह है बेटा कि अगर आपने पॉलिटिकल फैक्टर बनाया, इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया, इसको लिंक बैक टू द क्वेश्चन किया, तो आपने 7 मार्क्स तक अचीवमेंट कर ली है। लेकिन जैसे ही आप अदर काउंटर आर्ग्यूमेंट लिखते हो तो आपका आंसर लेवल 4 में एंटर हो जाता है, मतलब आप एलिजिबल हो जाते हो लेवल 4 के। ठीक है, इसके बाद आप दो बना दो तो और ज्यादा अच्छा, मतलब कि दो आपने फैक्टर ये बना दिए ना, पॉलिटिकल और सोशल हो गया, इसके अलावा भी आपने दो फैक्टर्स बना दिए तो इट्स मोर देन इनफ। और होता क्या है बेटा, लेवल 5 क्या होता है हमारा, लेवल 5 का मतलब है बेटा कैम्ब्रिज आपको 12 से 14 मार्क्स देगा। लेकिन किस चीज के देगा सर, बेटा वो ऊपर जो हमने चीज लिखी है उसी को हम नीचे कॉपी पेस्ट करेंगे। क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी बताते हैं। बस लास्ट में ऐड करेंगे कंक्लूजन, ठीक है। अब इस कंक्लूजन के 2 मार्क्स फिक्स्ड है, तभी ये आपका 14 मार्क्स तक चला गया। बस इतनी बात का ध्यान रखना है, समझ गए। वैसे ये हमारा टॉपिक नहीं था अभी का, लेकिन बच्ची ने पूछा तो मैंने इसको क्लियर कर दिया कि यू डू नॉट नीड टू गो फॉर द 7 and 8 पैराग्राफ्स बेटा, वाई यू आर गोइंग। अब ज्यादा बनाने के चक्कर में तुम अपने हर एक पैराग्राफ को खराब करोगे। ठीक है भाई, चलो आ जाओ अब, ये हो गई डिस्कशन। कमिंग बैक टू द लेक्चर अगेन। अब हम सर सैयद अहमद खान साहब की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सर सैयद अहमद की अर्ली लाइफ के बारे में बात करने से पहले हम समझते हैं कि व्हाट वाज द सिनेरियो ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, द पोस्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यू नो दैट कि इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी रेड अबाउट सो मैनी थिंग्स, जिसमें हमने इवेंट्स को पढ़ा था। हमने देखा था भाई कि मुस्लिम्स वर नॉट ओनली इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बल्कि मुस्लिम्स के साथ साथ हमारे हिंदूज भी मौजूद थे। नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, ये लोग तो मुस्लिम नहीं है, ये भी थे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। तो अब होता है ये कि बेटा सून आफ्टर द वॉर हिंदूज ब्लेम दैट मुस्लिम्स वर मास्टरमाइंड ऑफ द वॉर। और आपको पता है कि ब्रिटिशर्स स्टार्टेड अ हॉरिबल परसिक्यूशन रिवेंज अगेंस्ट द मुस्लिम्स। उस टाइम पे जब मुस्लिम्स को मार पड़ी थी, मुस्लिम्स को रिस्पेक्टेबल जॉब्स नहीं मिलती थी, ब्रिटिशर्स मुस्लिम्स को डिग्रेड करते थे, ह्यूमिलिएट करते थे, उस क्रूशल टाइम पे सर सैयद अहमद खान वाज एन इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हु स्टूड फॉर द राइट्स ऑफ मुस्लिम, हु स्टूड फॉर द राइट्स ऑफ मुस्लिम्स। अब एक बात बताओ, अब एक बात सोचो, क्या सही है सर, आपने बता दिया कि सर सैयद अहमद खान मुस्लिम्स के राइट्स के लिए काम कर रहे थे, लेकिन सर हमें एक बात समझ नहीं आती। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ब्रिटिशर्स वर किलिंग मुस्लिम्स, दे वर हैंगिंग मुस्लिम्स, तो सर सैयद अहमद खान भी तो मुस्लिम है ना, वो भी तो मुस्लिम है, तो ब्रिटिश उनकी बात क्यों सुन रहे। अब यही है मेन चीज, और यहीं से हम बात करेंगे सर सैयद अहमद खान के टाइटल सर की भी, कि वाई ही वॉज कॉल्ड द सर सैयद अहमद खान। अब सर सैयद की मैं अर्ली लाइफ को यहाँ पर आपको बताना शुरू करूं तो अब ध्यान से सुनना कि हु वॉज सर सैयद अहमद खान। और यहां से हमारा फर्स्ट 4 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, हु वॉज सर सैयद। सर सैयद अहमद खान बिलोंग्स टू अ वेरी रिस्पेक्टेबल फैमिली ऑफ दिल्ली। कहाँ से बिलोंग करते हैं बेटा, दिल्ली से। अच्छा, कुछ लोग इनको मुगल फैमिली से लिंक करते हैं,
बेटा हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि इनके नाम के आगे सैयद लग रहा है और ये मुगल फैमिली से भी बिलोंग कर रहे हैं? तो इस चीज को मैं क्लियर कर दूं बेटा कि ये मुगल फैमिली से इनका कनेक्शन जरूर था, बट ही डिड नॉट बिलोंग टू मुगल फैमिली एक्चुअली। मतलब मुगल फैमिली ट्री से बिलोंग नहीं करते। अब मुगल्स के साथ इनका कनेक्शन कैसे था बेटा कि ही हिज फादर वाज अ मेंबर इन द मुगल कोर्ट। मतलब वो वहां पर काम करते थे। क्या करते थे इनके फादर? मुगल कोर्ट में काम करते थे। तो इस वजह से इनकी कहीं ना कहीं एफिलिएशन मुगल्स के साथ जोड़ दी जाती है, बट ही डू नॉट बिलोंग टू द मुगल फैमिली। ये बात क्लियर हो गई? आगे बताते हैं। अब होता यह है कि बेटा ही वॉज नॉट बाय ब्लड मुगल, बट हिज फादर बिलोंग्स टू द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। डन। अब होता यह बेटा कि सर सैयद अहमद खान स्टार्टेड हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 7। और वो अपने ही नेटिव एरिया के अंदर मकतब स्टाइल टाइप की जो एजुकेशन होती है वो लेते हैं, जिसमें वो कुरान पाक सीखते हैं, पर्शियन लैंग्वेज सीखते हैं, अरबिक, मैथमेटिक्स, कैलीग्राफी, इन सब चीज़ों को वो अर्ली एज में ग्रिप कर लेते हैं बेटा। ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली एजुकेशन, नॉट टॉकिंग अबाउट हायर एजुकेशन। तो अर्ली एजुकेशन में उन्होंने कुरान पाक, पर्शियन, अरबिक, मैथमेटिक्स, कैलीग्राफी, इन सब चीज़ों पे ग्रिप कर लिया। लेटर ऑन बेटा अपनी हायर एजुकेशन वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है। किसी भी फॉर्मल कॉलेज और यूनिवर्सिटी से वो नहीं पढ़ते हैं, बल्कि वो किन किन लोगों से पढ़ते हैं? अब जरा समझ लीजिए। सर सैयद अहमद खान ने कोई फॉर्मल, कोई यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा, बल्कि उन्होंने प्राइवेट ट्यूटर से, स्कॉलर से। ठीक है। उनके जो अंकल हैं उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनके अंकल जो थे ना, खलीलुल्लाह खान। कौन थे? खलीलुल्लाह खान। ठीक है, KHLILUAAH, खलीलुल्लाह खान। He was the uncle of Sir Syed Ahmed Khan. He also taught him ऐसे सब्जेक्ट्स, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, ये इनके अंकल ने इनको सिखाए। फिर कुछ चीजें इन्होंने मुगल कोर्ट के अंदर जो का बहुत सारे स्कॉलर्स होते थे, है ना, उनसे भी सीखी बेटा। कुछ प्राइवेट ट्यूटर्स, मतलब कुछ प्राइवेटली टीचर से भी इनको इन्होंने पढ़ के सीखी। एंड ही गॉट ग्रिप ओवर द इस्लामिक स्टडीज, पर्शियन लिटरेचर, लॉ, इनके ऊपर इनकी ग्रिप हो गई। ठीक है। अब आपको इनकी एजुकेशन के बारे में तो क्लियर हो गया कि इन्होंने कहाँ तक पढ़ा था और कैसे पढ़ा था। अब हम एक बात करते हैं बेटा कि सर सैयद अहमद खान वाज आल्सो एम्प्लॉय ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बात आपको पता है कि ये सर सैयद अहमद खान हमारे, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भी एक एम्प्लॉय थे। और एम्प्लॉय में सर ये क्या काम करते थे? बेटा इनिशियली इन द ईस्ट इंडिया कंपनी ही वाज क्लर्क। क्लर्क क्या होता है बेटा? क्लर्क वो होता है जो छोटे मोटे काम कर रहा होता है ऑफिस के अंदर, फाइल्स उठा के पहुंचा देना बेटा, ऑफिसर्स को कोऑर्डिनेट कर देना, मैसेज पहुंचा देना, कन्वे कर देना, ये सारे काम होते हैं, क्लर्क के होते हैं। तो बेसिकली अर्ली टाइम पे ही वॉज द क्लर्क। लेटर ऑन बेटा ही प्रोमोटेड टू सब जज के तौर पे इनको प्रमोट किया गया, और फिर आगे चल के बेटा ये एक सब ऑर्डिनेट जज के तौर पे दिल्ली, बिजनौर, गाजीपुर यहाँ पर काम करने लगे। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर ये सब ऑर्डिनेट जज क्या काम करता है? सब ऑर्डिनेट जज जो है वो बेटा सिविल कोर्ट केसेस की हेयरिंग करता है, कोर्ट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। ठीक है। साथ ही साथ लीगल डॉक्यूमेंट्स लिखता है बेटा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है। ठीक है। तो इस वजह ये काम होते हैं सब ऑर्डिनेट जज के। और ये कहाँ कहाँ पर काम कर रहे थे? ही वॉज वर्किंग इन दिल्ली, बिजनौर एंड गाजीपुर। ठीक है, डन हो गया। चलो। नहीं नहीं, ये वो वाले नहीं है, ये मदरसा इनके फादर का ये वो नहीं है, वो शाह वलीउल्लाह साहब हैं जिनका फादर का मदरसा था, शाह अब्दुल रहीम साहब का वो मदरसा रहीमिया। वो शाह वलीउल्लाह हैं, ये तो सर सैयद की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई। सर सैयद के बारे में सर ने आपको बता दिया बहुत डिटेल में सारी कहानी। अब बात आती है सर अभी इनको सर का टाइटल क्यों मिला। अब होता यह है बेटा कि ड्यूरिंग वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कुछ इंडियन रेबल्स, कुछ इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, दे वर अटैकिंग ओवर द women's एंड चिल्ड्रंस ऑफ ब्रिटिश। सर सैयद अहमद खान एट बिजनौर सेव द ब्रिटिश फैमिली फ्रॉम एंग्री इंडियन मॉब। अब इस चीज का जब ब्रिटिश को पता लगा कि सर सैयद ने उनके विमेन्स और चिल्ड्रन को सेव किया है, तो ही वाज दे वर वेरी हैप्पी विद द सर सैयद। अच्छा, साथ ही साथ सर सैयद वाज अ पर्सन हु थिंक्स दैट if Muslims want a better lifestyle in India, if they want to better their condition, they must coordinate with British। अब सर सैयद की आइडियोलॉजी ये है कि वो ब्रिटिशर्स के प्रो सपोर्टर हैं, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडियंस को मना रहे हैं कि ब्रिटिशर्स के साथ भाई अच्छे ताल्लुकात रखो, उनसे बातचीत अच्छी रखो, ये तुम्हारे रूलर हैं। अब ब्रिटिशर्स को ऐसे बंदे तो चाहिए। तो ब्रिटिश सॉ हिम
एज अ ब्रिज बिटवीन द रिलेशन ऑफ मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश। तो हम सर सैयद को क्या कह सकते हैं कि सर सैयद वॉज अ ब्रिज। ब्रिज का होता है दो जगहों को कनेक्ट करता है ना। तो सर सैयद भी ऐसे ही मुस्लिम और ब्रिटिश को कनेक्ट करने का काम कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ी एफर्ट है ब्रिटिशर्स की नजर में। दैट्स वाई ब्रिटिश गेव हिम एन ऑनरी टाइटल ऑफ सर। ठीक है, ऑनरी टाइटल इनको मिला है सर का। तो दैट्स वाई ही नोन एज सर सैयद अहमद खान। अब हम बात करते हैं बेटा, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। और अब हम देखते हैं भाई कि सर सैयद के ऊपर 7 मार्क्स के आने वाले क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं सर जी। यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि वाई सर सैयद वांटेड टू इंप्रूव द रिलेशंस बिटवीन मुस्लिम्स एंड द ब्रिटिश। ठीक है। अच्छा, आपको सर ने ये चीज प्रॉपर प्रोवाइड की हुई है, तो आई एम गोइंग टू ओपन दैट ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको समझ आ जाए। अब आप देख सकते हो कि मैंने सर सैयद से रिलेटेड और भी 4 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर इंसर्ट किए हैं। पेज नंबर है हमारा 30। सर सैयद अहमद खान के ऊपर क्वेश्चन आ गया, अलीगढ़ मूवमेंट पे, लॉयल मोहम्मडन्स पे, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अभी हम चलते हैं 7 मार्क्स पे। सबसे पहला 7 मार्क्स आता है कि वाई सर सैयद वांटेड टू इम्प्रूव। क्या इंप्रूव करना चाहते थे? रिलेशंस ऑफ मुस्लिम्स विद ब्रिटिश। भाई ऐसा क्यों था? अब हम पढ़ते हैं रीजन। सबसे पहला रीजन ये था बेटा कि देखो, बाय इंप्रूविंग रिलेशन ही होप मुस्लिम्स वुड वंस अगेन बी ट्रस्टेड एंड गिवन चांस टू प्रोग्रेस इन सोसाइटी। अब होता ये बेटा कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद से द ब्रिटिश कंसिडर्ड मुस्लिम्स एज अ मास्टर माइंड ऑफ द वॉर। एंड व्हाट दे डिड बेटा, दे पनिश्ड मुस्लिम सीवियरली। कैसे बेटा? उनकी जमीनों पे कब्जा करके, नॉट प्रोवाइडेड देम बेटर जॉब्स, ठीक है, डिप्राइव देम फ्रॉम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। अब ये सारी चीजें मुस्लिम्स फेस कर रहे थे। तो सर सैयद का मानना ये था भाई कि अगर मुस्लिम्स ब्रिटिशर्स के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा कर लें तो मुस्लिम्स कैन अगेन गेट एन अपॉर्चुनिटी, है ना, फॉर एजुकेशन, बेटर एजुकेशन, दे कैन गेट द बेटर जॉब्स एंड दे कैन बेटर देमसेल्फ इन द सोसाइटी। सिंपल सी बात है। नंबर टू चीज, Sir Sayyid noticed that Muslims were left far behind in modern education, while Hindus were moving ahead by learning English and Western sciences. अब सर सैयद क्या समझते थे और क्या चाहते थे कि देखो, सर सैयद बिलीव दैट फ्रेंडशिप विद ब्रिटिश would open doors of education and employment for the Muslims, helping them to compete equally with other communities. अब एक बात समझो, हिंदूज ने राइट आफ्टर, ठीक है, हिंदूज ने राइट आफ्टर द वॉर ये बात रियलाइज कर ली थी कि दे हैव नो मैच विद द ब्रिटिश, है ना, इन द बैटल ग्राउंड। सो दे कैन ओनली compete ब्रिटिश इन द पॉलिटिकल ग्राउंड। क्या सोच लिया था कि भाई हम ब्रिटिश को लड़ाई फड़ने में तो नहीं मार सकते क्योंकि वो हमसे बहुत ताकतवर हैं, तो हम उनको पॉलिटिकली डिफीट कर सकते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना बेटा कि जो मुझे ऐसी घर बैठे ही आ जाएगी। नहीं, उसके लिए मुझे उसको पढ़ना पड़ेगा, वेस्टर्न पॉलिटिक्स को पढ़ना पड़ेगा। क्या ख्याल है? तो भाई पढ़ने के लिए मुझे वेस्टर्न एजुकेशन तो समझनी होगी, लेनी होगी। तो यही सर सैयद चाहते थे कि इफ मुस्लिम्स better their relation with the British, they can have a better opportunity to study Western politics and Western education. अब तीसरी चीज, Sir Syed understood the British were now the rulers of India, and opposing them would only bring more harm to Muslims. He wanted Muslims to remain loyal to the government so their voices could be heard, political and social matter. अब मेरा बच्चा एक बात देखो, मैं छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। भाई अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहना शुरू कर दूं कि भाई मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पसंद नहीं करता हूं या मैं उनकी बात नहीं मानूंगा, तो इसका क्या मतलब है? क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे ये कहेगी कि ठीक है भाई खिज़र, अगर तुम हमारी बात नहीं मानना चाहते तो कोई मसला नहीं, तुम जो चाहे वो करो? नो, ऐसा नहीं होगा। बट इफ आई एम गोइंग अगेंस्ट द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट, उनको मैं ओपोज करूंगा, रेजिस्ट करूंगा, तो बेटा फिर गवर्नमेंट भी मुझे ठीक ठाक सॉफ्टवेयर अपडेट कर देगी मेरा, और मुझे कोई अपॉर्चुनिटी आगे नहीं मिलेगी। समझ गए? तो यही सर सैयद ने कहा कि भाई ब्रिटिशर्स आर द रूलर ऑफ इंडिया। इफ यू वांट टू प्रोग्रेस इन इंडिया, इफ यू वांट योर पॉलिटिकल मैटर्स टू बी हर्ड एंड सॉल्व्ड, है ना, तो तुम्हें ब्रिटिश के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, उनकी भी बात माननी पड़ेगी। तो तुम्हें अपने रिलेशंस को उनके साथ बेटर करना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 रीजंस आ गए बच्चों। क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है? जल्दी से मुझे बताओ। चलो, अब आगे बढ़ जाए बेटा, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस आप लोग पूछ भी रहे हो, मैं देख भी जाता हूँ।
सर, इज द पॉलिटिकल पावर मोर पावरफुल देन मिलिट्री फोर्स? ये कैसा सवाल है? मैं समझा नहीं ये बात। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा 7 मार्क का क्वेश्चन। वाई सर सैयद अहमद खान परसुएडेड मुस्लिम्स टू एक्वायर द मॉडर्न एजुकेशन? ठीक है भाई। अब सर सैयद मॉडर्न एजुकेशन क्यों दिलवाना चाहते थे मुस्लिम्स को? क्यों इतना पीछे लगे हुए थे कि भाई मुस्लिम्स पढ़ें, वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ें, और मुस्लिम्स तो नहीं पढ़ना चाहते थे? यू नो दैट कि देयर वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग्स इन द माइंड ऑफ मुस्लिम्स के अगर हम वेस्टर्न चीज को पढ़ेंगे, वेस्टर्न सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, तो यार हम हो सकता है हम जो है वो हमारे रिलीजन को नुकसान पहुंचे, मतलब हमें हमारे रिलीजन हमारे फेथ डैमेज हो जाए, हम जो है वो क्रिश्चियनिटी को कहीं क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट ना हो जाए, क्रिश्चियन की लाई हुई चीज को जो है वो हम अगर पढ़ेंगे तो। ये उनका मानना था। ठीक है। तो अब देखो, वाई ही परसुएडेड मुस्लिम्स टू एक्वायर द मॉडर्न एजुकेशन। अब जरा यहां पर देखो, इन्होंने क्यों ऐसा किया। सबसे पहले बेटा कि मुस्लिम्स वर लेफ्ट फार बिहाइंड इन एजुकेशन। क्यों बेटा? अब इसका देखो, दे ओनली फोर्स्ड ऑन रिलीजियस लर्निंग एंड अवॉइडेड इंग्लिश एजुकेशन। क्यों? उनके वही थॉट्स कि भाई हमें ब्रिटिश की लाई हुई कोई चीज नहीं पढ़नी है। देखो बेटा, ये अक्सर ना होता है, इफ यू हेट समवन, यू हेट एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू हिम। ऐसा ही है। फिर आप उसकी हर चीज को ओपोज ही कर रहे होते हो, चाहे वो सही बात भी बोल रहा हो, फिर आप बोलते हो नहीं यार, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ना बंदा, मैं इसकी बात नहीं मान रहा है। ऐसे मुस्लिम कर रहे थे। एज अ रिजल्ट दे कुड नॉट प्रोग्रेस इन सोसाइटी वाइल हिंदूज एडवांस्ड बाय लर्निंग मॉडर्न साइंसेस। अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा, सर सैयद persuaded Muslims to study modern subjects. क्यों? This helped Muslims to compete with other communities, improve their position in India. अब देखो बेटा, Muslims were not having only competition with the Britishers, but their strong competitions was with Hindus. ठीक है। तो सर सैयद ने यही कहा कि भाई देखो, हिंदूज आर मोर बेटर इन एजुकेशन, बट यू पीपल आर रेजिस्टिंग नॉट एक्वायरिंग मॉडर्न एजुकेशन। तो भाई ये कैसे चलेगा? अगर तुम्हें उनको compete करना है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। नंबर 2, British had introduced new system where only those with modern education and English language skills could get good jobs in administration and government. Since Muslim avoided this education, they were left unemployed and poor. अब देखो बेटा, ब्रिटिशर्स ने जब जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट की, है ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट की, एडमिनिस्ट्रेशन मैटर के अंदर इनरोल करना शुरू किया, तो भाई उन्होंने अपने क्राइटेरियाज को भी सेट कर दिया कि भाई आपने इंग्लिश लैंग्वेज मॉडर्न एजुकेशन पढ़नी है, तभी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करेंगे। इफ यू आर नॉट एक्वायरिंग मॉडर्न एजुकेशन, इफ यू आर नॉट अवेयर विद द इंग्लिश लैंग्वेज बेटा, सो फिर ये आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होता है ना, कि कहीं पे भी आप अप्लाई करने जाते हैं, अलग अलग जगहों का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, उसको फुलफिल करना होता है, वरना फिर वो आपको जॉब ऑफर नहीं करते। कंसर्न आ गया इस स्टूडेंट का कि सर, बट हाउ कैन मुस्लिम टेक एजुकेशन फ्रॉम मिशनरीज स्कूल्स दैट वर मेड बाय ब्रिटिश? इसका भी मैं आंसर करता हूँ, टेंशन मत लो। सर, क्या इन्होंने कोई एजुकेशनल सिस्टम भी करवाया था? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनवाए थे इन्होंने, उसको पढ़ते हम एफर्ट्स में। फिर देखो, सर सैयद believes without modern education Muslim could remain weak and powerless in future. He wanted Muslims to combine religious education with modern knowledge so they could lead their community, protect their identity and face political challenges. अब मेरा बच्चा देखो, ये वाला फैक्टर क्या है। सर सैयद ने ये नहीं कहा कि अगर आप मॉडर्न एजुकेशन को एक्वायर कर रहे हो तो आप इतनी रिलीजियस एजुकेशन को एंड कर दो, ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा। यू कैन यू कैन कवर बोथ द थिंग्स टुगेदर, यू कैन एक्वायर बोथ थिंग्स टुगेदर। वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ने का मतलब ये नहीं है बेटा कि आप क्रिश्चियनिटी पढ़ना शुरू कर दो। डेफिनेटली वो तो नहीं करोगे, लेकिन जितने भी सब्जेक्ट्स हैं बेटा, इस पे क्रिश्चियंस ने